अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और इसीलिए आज हम एक खुली जगह पे बैठे हुए हैं, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ महीनों बाद एक क्रिकेट ग्राउंड बनेगा। लेकिन ये कैसे बनेगा, इसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। कराची के इलाका गुलशन इकबाल ब्लॉक 6, यहाँ पे क्या कुछ था पहले, कैसे हटाया गया और अब क्यों क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, इसका बजट कहाँ से आ रहा है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट मौजूद हैं, सामने लोग भी हैं, तो ये कुछ बड़ी ज़बरदस्त कैफियत यहाँ डेवलप हो गई है। तारुफ कराता हूँ, आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस हल्के के MNA हैं, मारूफ समाजी कारकुन भी, आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आपके साथ मौजूद हैं हुनैत लखानी साहब जो कि सिंध बैतुल माल के सरबराह भी हैं, चांसलर हैं इकरा यूनिवर्सिटी के। हुनैत लखानी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अरसलान घुम्मन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। तो आलमगीर खान साहब फरमाइए, क्या स्टोरी है इस इलाके की? देखिए, ये एक ST प्लॉट है, KDA की मलकियत है। इस पर पिछले कई सालों से यहाँ टैंकर्स ने इलीगली अपनी पार्किंग की हुई थी, साथ ही कचरा कुंडी बना दी थी। इस पार्किंग की वजह से आसपास की सड़कें बर्बाद हुई और ये जो इलाका है रेजिडेंशियल एरिया, इनका पर्दा ख़राब हुआ। यहाँ ड्राइवर कम्युनिटी मंशियात वगैरह इस्तेमाल करती, एक बहुत तकलीफ थी इन लोगों को। और हमने कोई 1 साल पहले, जब मेरे फंड्स पिछले साल के आ रहे थे, तब यहाँ से टैंकर्स को मूव कराया। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमारे फंड्स लैप्स हुए, जिसके बाइस हम तामीरी काम शुरू नहीं कर सके। अच्छा, फिर खबर भी चला दी किसी ने कि टैंकर वापस आ गए हैं और उनसे बत्ता लिया गया। MNA 40 रुपये फी टैंकर बत्ता ले रहा है। तो मुझे बड़ा मेंटली हर्ट हुआ, उससे डैमेज किया। और हमने उस वक्त कहा कि अल्लाह का अजाब हो उस पर जो बत्ता ले, जो कोई भी सरकारी ओहदा इस्तेमाल करके बत्ता या रिश्वत ले, उसकी नस्ल पे अजाब हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फंड्स रीवैलिडेट हुए, हमने यहाँ तामीरी काम शुरू करा दिया है, टैंकर से आज़ाद किया, उनको निकाल फेंका है बाहर। कचरा कुंडी थी वो ख़त्म कराई है। पहले फेज़ में ये क्रिकेट ग्राउंड रिस्टोर होगा, फिर आसपास की जो ये सड़कें हैं इसको भी हमने स्कीम बनाई है, टेंडर जल्द होगा, उसका काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर जो MNAs को फंड्स दे रहे हैं, ये उससे बन रहा है? यकीनन ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत ये फंड्स एनुअल 15 करोड़ रुपए हर कौमी असेंबली के हल्के के लिए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिए गए। और इससे ये सारे तरक्याती काम, अच्छा वो काम हम कर रहे हैं जिसके ऑपरेशंस कल को ना हो। क्योंकि देखिए, मैं तो यहाँ 18वीं तरमीम के बाद ऑपरेशन सूबे के पास हैं। बल्दियाती इदारे, तालीमी इदारे, सेहत के इदारे, वो सब सूबे के पास है। तो हम कोई भी काम जो करते, या तो ऑपरेशंस ना हो या मोहल्ले वालों के हवाले करते। ये ग्राउंड भी जब बनेगा इंशाल्लाह इसको हम मोहल्ले वालों के हवाले करेंगे और वही इसको, ताकि ये सेल्फ सस्टेनिंग हो। अच्छा, मैं जब यहाँ पर आया, कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो कहीं से कुछ मेरे सामने ये तशवीश भी आई है कि ये जो माफिया है जो इन ऐसी जगहों पे कब्जा करता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मुझसे किसी ने कहा कि ज़रा आपसे अकेले में बात करनी है, और कहने लगे साहब कि देखिएगा वो दोबारा कब्जा कर लेगा। देखें, मेरा काम है कोशिश करना। मुझे अल्लाह ने जो ताकत, इख्तियार, इस्तिताअत दी, सिर्फ मैंने, ये पूरी टीम बैठी है, इन सब का हमने इन माफियाज के आगे खड़ा होना है। जिस कदर रोड़े अटका सकते हैं इनके आगे अटकाएंगे। बाकी ये ज़रूर है कि इन माफियाज के पीछे पूरा एक नेटवर्क है। बज़ाहिर तो एक शख्स नज़र आ रहा होता है, बज़ाहिर तो एक छोटा ग्रोह नज़र आ रहा होता है। इनके कनेक्शंस वो जो है हुकूमतों में होते, पुलिस में होते, इंतज़ामिया में, सब मिले हुए होते। और आप एक पे हमला करते, वो सब मिल के आपको काउंटर करते। तो ये मुश्किल ज़रूर था, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कि वो इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि मेरे हल्के में वो। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि हमारे फंड्स चूंकि लैप्स हुए, तो मैं मुतबादिल नहीं दे पा रहा था। मैंने इनको यहाँ से तो निकाला, इस ग्राउंड की बहाली का काम शुरू नहीं हो रहा था। अब वो काम शुरू हो गया है। अब इतना आसान नहीं है कि कोई भी माइक हलाल इधर मेरे हल्के में आके। इस इलाके के जो लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अब इनकी भी जिम्मेदारी है, अवाम खुद भी ऑनरशिप ले। अरसलान घुम्मन साहब, आप फरमाइए कि वाई क्रिकेट ग्राउंड, यानी कुछ और भी तो हो सकता था यहाँ पे, तो ये फैसला करना कि नहीं क्रिकेट ग्राउंड बनाना है, या इस इलाके में गुलशन इकबाल में कितनी ज़रूरत है खेलों के मैदानों की? बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान। दरअसल ये जगह क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड के लिए मुख्तस थी पहले, एक ज़माने में यहाँ पे जो गुलशन में पहले रह चुके हैं, हमारे से पहले की जनरेशन भी और हमारे वक्त की जनरेशन भी, हमने यहाँ पे क्रिकेट खेली है। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए देखा है, इस ग्राउंड को आबाद देखा है। तो एक तरह का ख्वाब था हमारा कि
कि जो हमने क्रिकेट पहले अपने बचपन में यहाँ खेलते हुए देखा, दूसरों को, खुद भी दोस्तों के साथ यहाँ पे खेले, तो एक ख्वाब था कि उस क्रिकेट ग्राउंड को दोबारा बहाल किया जाए। तो हमने इलेक्शन के वक्त भी इसी ग्राउंड के बिल्कुल साथ जो रोड है, यहाँ पे हमने कॉर्नर मीटिंग में इलाका मकीन से ये वादा किया था कि यहाँ हम इक़्तिदार में आएंगे, ये ग्राउंड इस टैंकर माफिया से खाली भी कराएंगे, कचरा कुंडी भी खाली कराएंगे और इसको बहाल कराएंगे। पहले जैसे क्रिकेट यहाँ पे खेली जाती थी उसी तरह यहाँ पे दोबारा से क्रिकेट खेली जाएगी, हमारे अगर हमें ऐवानों में आए। तो गुलशन इकबाल में इस वक्त खेलों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो फुकदान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आबादी जिस तरह से है, यहाँ एक गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पे बच्चे लड़के जो हैं, हमारे जो नौजवान हैं वो सड़कों पे क्रिकेट खेलने में मजबूर हैं, बाकी पूरे कराची की तरह। उसकी वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो छीन ली गई। यहाँ तो वहाँ पे बाजार लगना शुरू हो गए, यहाँ वहाँ पे प्लॉटिंग होना शुरू हो गई, यहाँ कहीं पे टैंकर खड़ा हुआ है, कहीं पे बजरी वाले ट्रक खड़े हुए हैं, कहीं पे कचरा कुंडियाँ बन गई। कुछ नहीं हुआ तो चाइना कटिंग हो गई, चाइना कटिंग हो गई। तो ये जो मामला है कि खेलों के ऊपर खेलों के मैदानों के ऊपर जिस तरह से गुज़िश्ता 20, 25, 30 सालों में जो गैर आबाद किया गया, कब्जे में बर्बाद कर दिया गया, और उसको आप देखें कि आज कहीं क्रिकेट टीम हो हमारी, हॉकी हो, कोई भी खेल हो, कराची का नौजवान आपको वहाँ नजर नहीं आता। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि जो फैसिलिटी है उसके पास वो मुयस्सर ही नहीं है। तो बच्चा हमारा नौजवान जाए कहाँ जाके खेले, कहाँ जाके ट्रेनिंग हासिल करे, कहाँ जाके जिम करे, अपने आप को फॉर फ्यूचर अपने स्पोर्टिंग करियर के लिए डेवलप करे। तो ये इंतहाई अहम हमारे लिए था कि गुलशन इकबाल में हम ना सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड, एक उसके साथ ही साथ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ भी उसमें फराहम करें, ताकि गुलशन इकबाल के नौजवान जो हैं वो एक बेहतर जा सके। और आज का नौजवान जो है, आप देखें इंडोर गेमिंग्स हो गए, बाकी दीगर जो गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, मंशियात एक बहुत बड़ी लानत है, उसमें हमारा नौजवान जो है वो उसको ढकेल दिया हेल्दी एक्टिविटी जरूरी है। हेल्दी एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पोर्टिंग हो या फिर दीगर। तो हमें नौजवान, हम खुद भी नौजवान तबके से ही हैं आलमगीर में, तो एक ऐसा हमारा कॉम्बिनेशन भी है कि MNA MPA जो है दोनों इस वक्त जो है वो नौजवान नहीं हैं। तो एक हम पे ये भी होता है कि एक सोच हमारी भी होती है कि यार हम अपनी नौजवान तबके लिए कि भी कुछ करके जाएं, ताकि कल को हमें ये याद रहे कि यार हमें एक वक्त मिला था, एक मौका मिला था, तो हमने उसको अवेल किया। बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट आपने बात की। हुनैद लखानी साहब, ये जो ठीक है MNAs को फंड्स मिले हैं, गो के माजी में प्राइम मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ये कम से कम सिंध के लिए तो एक बड़ा पॉजिटिव बात हो गई है कि किसी भी बहाने से ही फ़ंड आ रहे हैं और वो भी लग रहे हैं। तो इसलिए यहाँ की आवाम तो इस पर खुशाइन समझती है इस बात को। लेकिन जो ज़िम्मेदारी है वो यकीनी तौर पे 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे की ज़िम्मेदारी है, और बड़े पैमाने पे वो मिनिस्ट्री भी मौजूद है, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी मौजूद है। तो सूबे की ज़िम्मेदारी कि उसे खर्च करना चाहिए इस शोबे के अंदर जो है, जो कि हम देख रहे हैं कि लग रहा है कि शायद कहीं कुछ खर्च हो नहीं रहा, और हो रहा है तो शायद नज़र नहीं आ रहा। रिजवान, अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना अच्छा जरगा आज यहाँ बिठाया, सारे मोहल्ले के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे MNA, हमारे MPA भी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये मेरा मोहल्ला है, यहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ, इसी चाय की होटल में चाय पीता रहा हूँ, एरो क्लब में जो है कराटे सीखता रहा हूँ, सर सैयद यूनिवर्सिटी के पास जो है 10 साल में रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, ये इलाका गुलशन इकबाल का बड़ा खूबसूरत इलाका था। नाज़माबाद के बाद अगर कोई एरिया था तो ये था, अच्छे दरख्त थे, अच्छी सड़कें थी, अच्छे पार्क्स थे यहाँ पे, और वक्त के साथ जहाँ चीज़ें ठीक होती हैं, इस इलाके के साथ जो है ज़्यादती ये हुई कि वक्त के साथ ये इंक्रोच हुआ, हाई राइजेस बनी, गलत कंस्ट्रक्शन हुई, कब्जे हुए, पार्क्स जो है उस पर बाजार लग गए, अलॉट हो गए और ख़त्म हो गए। मैं आपको इस मौके के हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चे के अंदर एक स्टार छुपा हुआ है, और ज़रूरी नहीं है वो मैथमेटिक्स या साइंस के अंदर अच्छा हो। आज जो क्रिकेट का स्टार था वो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उसको वो मयसर हो गई ना, वो सहूलत मयसर हो गई। यहाँ से भी कितने स्टार्स निकल सकते हैं, कितने और स्पोर्ट्स हैं हमारे, 22-23 तो हमारे एथलेटिक्स हैं, फिर ओलंपिक्स के अंदर पूरी दुनिया जो है अपना झंडा लेके सैकड़ों लोगों के साथ वॉक करती है, और पाकिस्तान की ओलंपिक्स की टीम जो है वो हार्डली 2-3 लोग होते हैं। सो
ये अगर हमने अपने मुल्क को दुनिया के इन ममालिक की कम्युनिटी के अंदर उसका नाम रोशन करना है तो हमें हर मैदान के अंदर मार्का मारना होगा, हर बच्चे का स्टार ढूंढना होगा, और वो तमाम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ना। स्पोर्ट्स के अंदर आज बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे, जहाँ वफाक की जिम्मेदारी वहाँ उससे ज्यादा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। देखिए मैं तो जब से हमारी हुकूमत आई है फेडरल गवर्नमेंट में 2-2.5 साल से ज्यादातर, क्योंकि यहाँ इलेक्शन कैंपेन भी मैं साथ ही करता रहा हूँ आलमगीर के साथ, तो लोगों का ये है कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। अरे भाई MNA MPA लेजिस्लेशन के अलावा कर क्या सकते हैं? उनके पास अगर फंड 15-20 करोड़ रुपए सालाना है तो 15-20 करोड़ में क्या होता है? असल फंड किसके पास है? 95% जो पूरे सूबे की इनकम है वो इस शहर से पैदा होती है, वो कहाँ जाता है? और 650 अरब सालाना, 650 अरब, सो 1 साल की इनकम कराची ने पैदा की है। अरे भाई उसमें हम 15 करोड़ से क्या कर लेंगे? चले क्रिकेट ग्राउंड्स कुछ बना लिए, कुछ स्कूल्स हमने कर लिए इम्प्रूव कुछ, लेकिन चलाना तो इन्हीं लोगों ने है वो हॉस्पिटल्स को। अब इस पूरे एरिया में कितनी डिस्पेंसरीज हैं, कितने स्कूल्स हैं, पूरे मोहल्ले के लोग बैठे हैं, आप इनसे पता करें कितने लोगों के बच्चे जो हैं पब्लिक स्कूल में जाते हैं, और नहीं जाते तो वो 200 अरब कहाँ जाते हैं? फायदा उठाना चाहेंगे इस अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि जरगा लग गया है और लोग इस इलाके के यहाँ जमा हैं हमारे साथ। तो टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हम इनको माइक देंगे और इस इलाके में क्या बड़े मसाइल हैं, इनके MNA MP इनके सामने बैठे हुए हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में। यहाँ के MNA MP हमारे साथ हैं, हुनैत लखानी साहब भी हमारे साथ हैं, और आवाम से अब हम कुछ जानना चाहेंगे कि इस इलाके के क्या मसाइल हैं, बड़े मसले क्या हैं जनाब? देखें जी, यहाँ इस इलाके के जो मसाइल हैं वो तो पूरे कराची के हैं, सीवरेज का, गार्बेज का, और ये मसाइल हैं। लेकिन आलमगीर खान साहब और अरसलान ताज साहब की यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो इंतखाबी वादा था वो आज पूरा होता जा रहा है और होने के लिए जा रहा है। क्योंकि मैं इस एरिया का रिहायशी हूँ और यहाँ का, तो मैंने इस ग्राउंड में फुटबॉल भी खेली है और क्रिकेट भी खेली है। और अभी आलमगीर भाई ने बात की थी, तो ये जो यहाँ पर तैयारे जो हैं वो मेंटेनेंस उनकी की हुआ करती थी, तो वो भी हमारे बड़ों ने देखी हैं। लेकिन इस ग्राउंड को जो पिछले 15-20 साल से गैर आबाद किया गया था, इसके ऊपर इंक्रोचमेंट की गई थी, और उसके बाद ये हमारा देरीना मसला था ये, जो कि यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे पास हॉकी ग्राउंड भी मौजूद है, फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद है, वाहिद एक क्रिकेट ग्राउंड जो हमारे पास नहीं था। और माशाल्लाह आलमगीर खान साहब ने, अरसलान ताज साहब ने, हुनैत लखानी साहब ने अपना इंतखाबी वादा किया हुआ वो आज पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो खिदमात इन्होंने सरअंजाम दी, हम तो इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई। एक सवाल ये है कि ये क्रिकेट ग्राउंड तो आप बना देंगे, ठीक है, इसकी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, तो लेकिन इससे आगे जो मैनेजमेंट है या इसके जो एक्सपेंसेस है वो किस तरह पूरे होंगे या कौन बेयर करेगा? जी देखिए, इसमें ये मोहल्ले की एक कमेटी बनानी है और ये बड़ा कामयाब मॉडल रहा है। आज भी जितने पार्क बरकरार हैं या ग्राउंड्स बरकरार हैं, इस हल्के में मिसाल है कच्ची मेमन ग्राउंड है, कूकन ग्राउंड है, वो मोहल्ले वालों के हवाले किए इंतजामिया ने, उनसे एक एग्रीमेंट हुआ करता, और फिर जो यहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं इसकी फीस होती है, उसी से जो फंड्स जनरेट होते हैं वो यहाँ की मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता, और मोहल्ला कमेटी ही इसकी सारी निगरानी करती। तो इंशाल्लाह यहीं की मोहल्ला कमेटी बनाएंगे, उन्हीं के हवाले ये सारे मेंटेनेंस के ये सारा काम होगा। और इसके अलावा दीगर पार्क्स बन रहे हैं, वहाँ भी सेम मॉडल जो है वो रेप्लिकेट करेंगे। मैं फिर से और उनको एहसास दिलाएंगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आप टैक्स पेयर हैं, ये मलकियत है आपकी। यहाँ एक एक ईंट, एक एक सरिया जो लगेगा वो उनके टैक्स के पैसों का होगा, उनसे ओनरशिप करवाएंगे। तो ये ज़रूरी इसलिए होता है कि देखिए यहाँ हमारे शहर में ओनरशिप का फुकदान है, हमें ये एहसास नहीं होता कि ये सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट ये हमारे पैसों की है, इसकी हिफाजत भी हम ही ने करनी है। हम लोग खुद सड़क के साथ जो है वो खुदाइयाँ कर रहे होते और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे होते। ओनरशिप के एहसास की कमी है, इस वजह से इंशाल्लाह इस मोहल्ले में लोगों को ओनरशिप देंगे। आलमगीर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आप इधर कमेटी बना रहे हैं मोहल्ले की, तो कमेटी आप इधर जो बनाएंगे तो वो यूनियन के हवाले से जो फ्लैट है इनमें से लेंगे? क्योंकि वो भी आपको देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो ना कि बिल्ली को दूध की रखवाली पे आप बिठा दें,
ये भी ना हो, पता चला आप तो चले गए 4 साल 5 साल का टर्नओवर पूरा करके, उसके बाद आपकी मेहनत पे कहीं पानी ना फिर जाए। सर मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ, अरसलान भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, तो किसी बिल्ली को हम दूध पीने नहीं देंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक है, बिल्कुल एक्सीलेंट जनाब। सर जिस तरह आपने देखा माजी में इसी जगह पर एक वाटर टैंकर माफिया का राज रहा है और पहले भी खाली करवाया जा चुका है यहाँ से, लेकिन वो दोबारा आके बैठ जाते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि पार्क बनेगा कल को जाके डिमोलिश ना हो जाए और उसी जगह ये जो वाटर टैंकर माफिया दोबारा आके यहाँ पर काबिज ना हो जाए, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, इसकी गारंटी ये मोहल्ले के लोग हैं। जब आप ओनरशिप देते हैं लोकल्स को, वो फिर उसकी हिफाजत करते हैं, और फिर जहाँ एक इदारे का अपना फंड जनरेट हो रहा हो, वो उस जगह पर लगता, वो फंड उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस में लगता, तो वो जगह खुद से सेल्फ, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप दीगर जो ग्राउंड्स और पार्क्स हैं वो बने थे आज से 10-12 साल पहले, नेमतुल्ला खान साहब के टाइम में, मुस्तफ़ा कमाल के टाइम में, वो आज दिन तक सिर्फ वही पार्क्स या ग्राउंड्स बरकरार हैं जो मोहल्ले के हवाले किए गए थे, वो एक एग्रीमेंट के तहत हुआ था। बाकी सारे उजड़ गए, किसी का केएमसी का माली नहीं आता, किसी डीएमसी का जो है वो चौकीदार नहीं आता, और वो सारे पार्क्स खंडर बन गए। जैसे अरसलान ने कहा, चाइना कटिंग, कचरा कुंडी, कब्जा। तो जरूरी है मोहल्ले वालों को आप ओनरशिप दें, वो उसका खुद ख्याल और हिफाजत करेंगे। और मैं फिर से कहूँ, हम इसी मोहल्ले के लोग हैं, हम इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। प्रॉब्लम सिर्फ ये आती कि जब आप मुतबादिल नहीं दे पाते तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आप इस ग्राउंड को बहाल करेंगे, क्रिकेट ग्राउंड बना होगा, प्रॉपर उसकी इंतजामिया होगी, फिर कोई नहीं आ सकता। अच्छा, इसमें आलमगीर खान साहब ये फरमाएं कि ठीक है क्रिकेट ग्राउंड हो गया, इसके अलावा इस हल्के के लिए आपके और मजीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए रिजवान भाई, मैं फिर से कहूँ, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि हमारे पिछले साल के फंड लैप्स हुए, वो रीवैलिडेट होके अब आ रहे हैं इकट्ठा। तो 18-19, 19-20 और 20-21 के फंड 15 करोड़ एनुअल जो दिए जाते हैं, ये एसडीजी फंड है, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिए जाते हैं। हम सिर्फ स्कीम्स का इंतखाब करते हैं, और 10 करोड़ एडिशनल फंड्स दिए जा रहे हैं। तो कोई 60 के करीब स्कीम्स हैं जो हमने प्रपोज किए हैं, जिसमें से तकरीबन 25 से 30 स्कीम्स के एग्जीक्यूशन का अमल आ गया, मतलब वो अमल में आ चुकी है, बाकी अभी प्रोसेस में है। तो जून से पहले पहले इंशाल्लाह 60 के करीब स्कीम्स, और इसमें पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, इसमें सीवरेज है, सड़कें हैं, पानी है। और हमने बड़ी अहम चीज ये तासुब नहीं किया, हमने ये नहीं देखा कि ये पीटीआई का वोटर है या नहीं है, हमने ये देखा कि मैं और अरसलान पूरे हलके के नुमाइंदे, हम एमएनए पूरे हलके के, जबान, रंग, नस्ल, मजहब, इसका तासुब नहीं किया हमने जहां पानी की किल्लत थी, बेसिक नीड्स की तरफ गए, पानी से बड़ी नीड किसी की नहीं, सबसे ज्यादा उस पर काम किया। और दूसरी अहम चीज ये कि हम वो काम कर रहे हैं जिसके ऑपरेशंस कल को ना हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इदारे, बल्दियात का, सेहत का, एजुकेशन का, ये सूबे के पास है। अब मैं यहाँ पे आलीशान स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर दूं, एक वन टाइम मैं पैसा खर्च कर दूंगा, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल की बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूं, उसकी इंतजामिया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ऑपरेशन सूबे के पास जाने। तो हम वो काम कर रहे हैं जिसके या तो ऑपरेशन ना हो या हम मोहल्ले के हवाले करें, ताकि वो बाद में सस्टेनेबल रह सके, ताकि वो बरकरार रह सके, वरना फिर खंडर बन जाएगा, गायें, बकरे, भैंसे बंदी होंगी उन्हीं स्कूल्स में। हुनैद लखानी साहब, इसमें एक चीज और होती है, और जो हमने दुनिया में देखी, बहुत मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान में भी कुछ तजुर्बे किए गए, और वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उस हवाले से। और उसके अलावा जो आबादी है, जहाँ उसका बड़ा नुकसान है कि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहीं आबादी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है, मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं इस हल्के में या पूरे कराची के अंदर, कि जिसमें जो है एमएनएस के साथ मिलकर जो है, कम से कम अभी सूबाई हुकूमत की बात नहीं करते, कुछ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स भी आगे आ जाएं, ताकि वो एक बिजनेस भी क्रिएट करें प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, और वो शहर को फायदा पहुंचाएं? रिजवान, आपका जो सवाल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, यही इस मुल्क के लिए या किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए जहां पे इतने पिल्फरेजेस हों, इतनी करप्शन हो, उसका यही एक आंसर है। आप दुनिया के जितने बैनुल अक़वामी इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनकी रिपोर्ट्स अगर आप देखें तो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो है इज परफॉर्मिंग बेटर देन द सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट।
पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इज परफॉर्मिंग बेटर देन दी, बिकॉज जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उधर पिलफ्रिजेस चोरी इतनी है कि अगर आज आलमगीर खान अपने एरिया में स्कूल बना दे तो उनका टीचर तो उनके घर में कुक है, उनका टीचर तो उनका ड्राइवर है, बच्चों को तो पढ़ाई नहीं मिलेगी ना। असल जो हमने हकदार को पहुंचाना है हेल्थ केयर या एजुकेशन, उसका तरीका सिर्फ ये है कि हम ये जो लोग हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो पैलेसेस बना रहे हैं अपने लंदन में, दुबई में, उन लोगों से जान छुड़ाएं। जब तक हमारी जान नहीं छूटेगी, जब तक हम बल्दियाती इदारों में अपने अपने लोग नहीं लेकर आएंगे, ईमानदार लोग नहीं लेकर आएंगे, जब तक सिंध गवर्नमेंट के अंदर कराची आइट नहीं आएगा, कराची को उसका राइटफुल हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक हम ये चीजें ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी जमीनों पे कब्जे होंगे, हमारा पानी हम ही को बेचा जाएगा, हमारी बिजली जो है उसके ऊपर हमें बत्ते देने पड़ेंगे, हमारे कारोबार में हमें बत्ते देने होंगे, हमारे रोड खराब होंगे, हमारा सीवरेज लाइन नहीं डलेगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब का कारोबार इन माफियाज के थ्रू चल रहा है और इनका कोई इंटरेस्ट कराची से नहीं है। सिर्फ ये लोग पैसा बनाने आते हैं, पैसा बना के जाते हैं। अरसलान गुम्मन साहब, मैं वेरी क्विक बस लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगा कि सिंध असेंबली का जो रोल है, क्योंकि आप नाज़रीन इस वक्त हम आए हैं पापोश नगर में, पापोश नगर के मशहूर बाज़ार में। बहुत ही पुराना इलाका है और ये कभी बहुत ही ज़बरदस्त एरिया होता था। बहुत यहाँ की सड़कें जो हैं बड़ी साफ़ होती थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करते थे। अभी हम आए हैं तो देख रहे हैं सड़कों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये क्या हाल है, ये इनकी ज़बानी ही हम जानते हैं। उनैद लखानी साहब हमारे साथ हैं और हम जो है सर पहले यहाँ के जो लोग हैं इनसे हम पूछते हैं ज़रा कि क्या हाल है, बताएं जनाब क्या हाल है। हुजूर अली, इस इस्लाम के पापोश में आगे से पानी आता है, सेवरेज की लाइन डैमेज हुई भी है। हम जा के कह थक गए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। रियान हाशमी यहाँ के जब वोट लेने होना होता है जब तो आ जाते हैं, उसके बाद कोई शिकल नहीं दिखाते यहाँ पर। नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ कि इस सड़क का तो बहुत ही बुरा हाल है और मुझे मालूम चला कि ये सेवरेज लाइन डली थी। कितना अर्सा हुआ पहले सेवरेज लाइन डली थी और फिर दोबारा रोड क्यों नहीं बना? ये सेवरेज का जो सिस्टम है, जो इन्होंने यहाँ से मट्टी वगैरह निकली है, वो मट्टी इन्होंने रोडों पे डाल दी। ठीक है। वो रोड जो है ना, मट्टी डलने की वजह से बाद में बारिशें आई, बारिशों ने रोड का रही सही कसर भी निकाल दी है। ये हालांकि जो है ना तकरीबन 10 साल से इस रोड का यही हाल है। ये ज्वेलर्स मार्केट और जितनी मार्केट है, ये बेचारे रोज ही से परेशान है। अच्छा, आप लोग यहाँ के दुकानदार हैं तो क्या मुश्किलात होती हैं? मुश्किलात तो तमाम है इस जगह में। अच्छा, ना रोड सही है, ना यहाँ पे रोड सही है, ना सीवरेज लाइन सही है, ना बिजली का निजाम सही है। जो भी चीजें सब बर्बाद है यहाँ की, कोई देखने वाला नहीं है, ना हुकूमत, ना पिछली हुकूमत, ना उससे पिछली हुकूमत। हुजूर बात सारी है, इत्तेफाक की बात है कि आप 2 दिन लेट आए। अगर 2 दिन पहले आते तो यहाँ पर आप खड़े हो नहीं सकते थे, इतना पानी आता पीछे से। इनसे कह के थक गए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हुक्म वाला किसी भी के कान पे जू तक नहीं रेंगती। ठीक है जी, उनैद लखानी साहब, बहुत बुरा हाल है इस इलाके का। रिजवान, मुल्क की मईशत का 70% जो है ये शहर पैदा करता है। मुल्क की टैक्स बेस जो इसकी मार्केट है, ये 4000 दुकानें इधर है। इन्होंने मुझे 2 हफ्ता पहले यहाँ बुलाया था, इन तमाम एसोसिएशन वालों ने। यहाँ पे इनका कारोबार बंद हुआ है। इनका टैक्स जो है पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में जाता है और इनको देखिए सड़क कैसी मिली हुई है। और ये इतने ज्यादा परेशान है। ये पापोश नगर ये असल कराची है। याद है आपको शैला रजा जो कह रही थी कि सड़कें बहुत अच्छी हैं? दिखाएं उनको क्या सड़कें उन्होंने कर दी है 12 साल की हुकूमत में। दिखाएं उनको कि क्या इन्होंने हल किया है इस शहर का। ये सिर्फ ये एरिया नहीं है, यहाँ से आप आगे नाजमाबाद गोलीमार तक जाएं और पीछे आप नागन चौरंगी तक जाएं, हर गली इस तरह टूटी हुई है। अफगानिस्तान बेहतर होगा, ये नाजमाबाद खराब हो गया है। और ये इलाका जो है बड़ा शानदार होता था। इसकी लोग मिसालें दिया करते थे। इस बाजार में लोग जो हैं वो बड़ी आके शॉपिंग करते थे। सर जनाब, क्या हाल है इस इलाके का? अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है भाईजान, मतलब है नाजमाबाद से लेके और अब्बासी तक जो मेन हॉस्पिटल है उसका भी कोई हाल नहीं है। रास्ते खराब हुए हैं और गटर बह रहे हैं, कोई गुजरना मुश्किल हो जाता है। जो पहले यहाँ का नाम था पापोश नगर, हमें शॉपिंग करना है भाई, तारक रोड से डिफेंस से आते थे। क्या भाई पापोश नगर में जो है वहाँ अच्छी चीजें अभी कैसी सेल है जनाब आप लोगों की? अभी सेल वगैरह भी नहीं है। वो देखते हैं, बोलते हैं नहीं भाई आज तो हम नहीं जाते हैं। अच्छा जी जनाब, बताएं, आप बताएं क्या मसाइल हैं? और जनाब तौर पे आ जाते हैं, वक्ती तौर पे एक्शन कर देते हैं, वो हमारे पूछता ही नहीं है। जनाब ये तो रोडों का हाल जो है वो तो खराब है, सेवरेज का हाल खराब है, बिल्डर माफिया अपना काम कर रहा है।
पार्कों का आप हाल जाके देखें, मंशियात के अड्डे बने हुए पार्क। सिर्फ एक ये 5E ब्लॉक है, इसके अंदर चंद लोगों ने पार्क को अडॉप्ट करके ना जन्नत बनाया हुआ है। बाकी जितने नाजमात 5 नंबर के पार्क है ना वो तबाह हो गए और मंशियात के अड्डे बने हुए हैं वो सारे। हम लड़ के कह के आजिज हो गए इन लोगों से कि अल्लाह के वास्ते भाई रोड नहीं बनवा रहे ना, गंदगी साफ करवा दो। आप इस वक्त गंदी गलियां हम लोगों की जाके देखें, कम से कम 4-4 फुट कचरा उसमें पड़ा हुआ है। लेकिन तो इस वक्त तो तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत के ऊपर है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी इस वक्त मौजूद नहीं है और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं या कमिश्नर्स जो हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस इलाके के ऊपर फौरी तौर पर जो है एक्शन लें। सर अब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है इस वक्त, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो डिप्टी कमिश्नर्स पर आ गया है और लोकल पहले भी लोकल गवर्नमेंट से पहले भी जब लोकल गवर्नमेंट थी तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन तो चीफ मिनिस्टर है ना भाई, जो ये सड़कें बनानी है, सारी चीजें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाना, ये तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है ना। रेहान हाशमी ठीक है, उसके जिम्मे कुछ काम था, लेकिन सारे उसकी गर्दन दबोची भी तो सिंध गवर्नमेंट ने थी ना। तो सिंध गवर्नमेंट का एक सारा किया धरा ये तोहफा है कराची वालों को। जो बुरा हाल है, उन्होंने कराची को लड़काना बनाया, लड़काना को कराची नहीं बनाया। वहाँ पे एड्स दिया, यहाँ पे जो है कचरा कूड़ा करकट और बीमारियां दी है। बिल्कुल। और नाज़रीन, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है या कोई ऐसी हमने कोई चांद पे कोई चीज दरियाफ्त नहीं कर ली है। कोई भी शख्स आ जाए इन गलियों में घूम ले, हम तो सिर्फ एक सड़क आपको दिखा रहे हैं, इर्द गिर्द चारों तरफ आप अच्छी तरह से खुद जो है जायजा ले लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस इलाके का जो है वो क्या हाल है और इस पर जो है वो फौरी एक्शन होना चाहिए। नाज़रीन, पापोश नगर की जिगर मुरादाबादी लाइब्रेरी में हम आए हैं और मुझे याद है कि मैं अपने बचपन में जब इस लाइब्रेरी में कभी आया था तो ये बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी होती थी और इस तरफ उनैत लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस तरफ जो है बहुत अच्छा लोग बैठते थे और एक पार्क होता था यहाँ पे। आज इसका हाल देखें क्या है, दोनों तरफ ये हाल है। इसकी खस्ता हाल बिल्डिंग बहुत ही बुरी हो चुकी है और अंदर जो है वो बस अब चंद किताबें ही बची हैं। तो लाइब्रेरी और पढ़ने वाला तो कोई खैर है ही नहीं, वैसी लाइब्रेरियों में लोग कम जाते हैं, लेकिन अगर हालत बेहतर होगी तो लाइब्रेरियों में लोग आएंगे। उनैत लखानी साहब, बहुत बुरा हाल है इस लाइब्रेरी का। रिजवान, बाहर जितने बच्चे हैं सब गंदे कपड़ों में नंगे पांव गटर के पानी के अंदर वॉक कर रहे हैं। औरतें बेचारी अपने बुर्का जो है उठा के वॉक कर रही हैं ताकि उनके पांव गंदे ना हो जाएं। सड़कें खराब हैं, जहां पे बच्चों को पढ़ना चाहिए था हमारी फ्यूचर जनरेशन को, अंदर टोटल 12 किताबें और एक भी बच्चा नहीं है, एक भी कुर्सी नहीं है। ये सिर्फ इस लाइब्रेरी का हाल नहीं बता रहा, सामने पार्क है और उसमें नशे बैठे हुए नशा कर रहे हैं। इधर जितने दुकानदार हैं जिनका कारोबार ऊपर जाना चाहिए था, जो कराची 70% मुल्क की रेवेन्यू जनरेट करता है, FBR के लिए टैक्स देता है, उस कराची का ये हाल है कि कारोबारी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन सब का कारोबार नीचे जा रहा है 4 सालों से। बिल्डिंगें जो हैं, एक फ्लोर के मकान पे 4-4 मंजिला नाजायज बिल्डिंगें बनी हुई हैं, गटर की लाइन वही है, पानी की लाइन वही है, तो ट्रैफिक के लिए गली की साइज वही है। ये जो पोर्शंस हैं इस इलाके में, सबसे बड़ी तबाही जो हुई है ना कराची में, वो पोर्शंस बना के हुई है। और ये नाज़िमाबाद में खास तौर पे जो है सारे तमाम नंबर्स में और पापोश के अंदर के एक प्लॉट जहाँ पे मुश्किल से जो है 6-7 लोग रहते थे, आज 40 लोग रह रहे हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर यूनिट ऑफिस बनाया हुआ था। ये सारी बिल्डिंगें जो हैं, ये सेक्टर इंचार्ज वगैरह जो भी थे उन्होंने या SBC के लोगों ने पैसे लेके, ऐसी नहीं बिल्डिंग बन जाती, हर हफ्ते आके पैसा लेते हैं इन लोगों से। और ये सारा जो तबाह बर्बादी की है, ये हमारी ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पिछले 12 साल से 20 साल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो कैसे फ्लोर पे फ्लोर जो है वो बनने देती है। अब इस पे बीच पे एक्शंस भी हुए, पिछले 1 साल से एक्शंस हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद दोबारा फिर वही सूरत हाल आ गई है। अंदर से भी आपको हम दिखाते हैं खस्ता हाल लाइब्रेरी का हाल, और आप ये देखें कि क्या हाल है यहाँ पे लाइब्रेरी का। छतों का हाल देखें तो आपको अंदाजा होगा। तो यहाँ इस हालत के अंदर जो है कौन आ सकता है यहाँ पे कि वो बैठ के पढ़े। तो यहाँ पे कोई लाइब्रेरियन है इधर, कोई यहाँ जो जॉब करते हैं लोग? आप हैं जनाब? सर इधर आएंगे जरा, बल्कि बाहर ही आ जाए रोशनी के अंदर। तो ये इतना अंधेरा क्यों है अंदर? अंधेरा इसलिए है कि लाइट तो आ रही है फिर, लेकिन एज पर नीड रीडर्स आ नहीं रहे। मेंटेनेंस, यहाँ लाइट नहीं थी ना। अच्छा। लास्ट 4 ईयर से यहाँ लाइट नहीं थी, तो जब मैंने चार्ज लिया आफ्टर कोविड, उसके बाद फिर अपने एफर्ट्स के इलेक्ट्रिक डायरेक्टर साहब हमारे जो अस्करी साहब हैं डायरेक्टर, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। तो हमने वेरी इमीडिएट दौड़ भाग करके यहाँ पे जो ये देखिए फ्री पोल, ये पोल जो है ये नया लगा, नई मीटर की इंस्टॉलेशन। अब है लाइट है यहाँ पे, अब लाइट आई है। अब गर्मियों में तो हमने हीट वेव में यहाँ पे जो है ना, ठीक है। तो सर कुछ हालत बेहतर करें ना लाइब्रेरी की, हमारे माशरे के लिए लाइब्रेरीज बहुत जरूरी हैं। डायरेक्टर साहब ने स्पेशल टास्क दिया है यहाँ पर इसकी प्रोग्रेसिव, यानी इसको कंस्ट्रक्शन। कितनी किताबें आपके पास? हमारे पास अप्रॉक्स तकरीबन
6-8,000। इतनी तो मेरे घर पे है सर, 5,000 तो। इससे भी कम होंगे। तो ये तो बहुत कम है सर किताबें। कम है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मार्केट में जो भी डिमांड है, एज पर डिमांड स्टूडेंट्स की, उस हिसाब से नहीं है, सब पुरानी है। बिल्कुल नई किताबें आनी चाहिए, और ख़ासतौर पे वो किताबें कि जो स्टूडेंट्स को रेफरेंस के लिए चाहिए होती हैं, जो वो खरीद नहीं सकते हैं, तो वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके जो है फैज़याब हो सकें। यहाँ पर न्यूज़पेपर तो आ रहे हैं, पहले न्यूज़पेपर नहीं आ रहे थे, वो नहीं। बाकी ये जो प्रॉब्लम है ये रिजॉल्व करना, ये कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख के मैंने दिया हुआ है, अब देखेंगे वो कब। चले जी, मैं भरपूर आवाज़ उठाना चाहूँगा कि लाइब्रेरीज़ जो हैं वो किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी शहर की, जी दीवारें टूटी हुई हैं, छतों का बुरा हाल है, तो किसी भी माशरे की को अगर आपने देखना है कि वो कैसा है तो उसकी लाइब्रेरियों में देखें, जाके देखें। हम जब अमेरिका जाते हैं, हम जब बरतानिया जाते हैं, हम फ्रांस जाते हैं, यूरोप में कहीं भी चले जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है वहाँ की लाइब्रेरियों में विज़िट करके। और एक ज़माना था कि कराची की लाइब्रेरियाँ जो हैं वो बड़ी शानदार होती थी और लोग वहाँ पे आते थे। इसी नाज़मात के अंदर जो है, चाहे ये जिगर मुरादाबादी लाइब्रेरी हो, उस्मानिया लाइब्रेरी हो, गालिब लाइब्रेरी हो, तो ये जी मुझे बता रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है यहाँ पे इस इलाके के रहायशी रहे, तो ये बड़ी शानदार लाइब्रेरियाँ होती थी जो अपनी शान खो बैठी हैं। तो इस पे ज़रा फोकस करना चाहिए। इसको ना सिर्फ इसमें नई किताबें आनी चाहिए, बल्कि अब किताबों के साथ साथ हर लाइब्रेरी में दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे लैपटॉप्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं, कि सिर्फ किताबों से लोग फैज़याब ना हो, बल्कि वहाँ पे आके लोग रिसर्च करें और जो चीज़ें किताबों में मौजूद नहीं है वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वहाँ पर डाउनलोड करें। वहाँ पर प्रिंटर्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर जो है वो फोटोस्टेट की फैसिलिटीज होती हैं, ताकि वो जो है उन स्टूडेंट्स जो नहीं खरीद सकते किताब या जिनके घर में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट जो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं और उन इलाकों में रह रहे होते हैं, इनके पास शायद रहने की भी जगह नहीं होती, तो वो इन लाइब्रेरी से फैज़याब होते हैं।